एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मोमेंटम और उसके टाइप्स और साथ ही साथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। मोमेंटम क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो वो कितना मूव कर सकता है, दैट मीन्स उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो कितनी है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी उस ऑब्जेक्ट के, जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट है या कोई मूविंग बॉडी है, तो अगर वो जो मूविंग बॉडी है उसमें जो अमाउंट ऑफ मोशन है उसको मेज़र करती है, उसको मोमेंटम कहते हैं। तो व्हाट इज मोमेंटम? द क्वांटिटी विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ मोशन विच इज कंटेन इन एनी मूविंग बॉडी या बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। वो उसका क्या होता है? मोमेंटम होता है। बेसिकली जो मोमेंटम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। अब हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम के बारे में ही डिस्कस करते हैं। जब भी हम यहाँ मोमेंटम की बात करेंगे तो हम लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखिए, जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में है यानी लीनियर मोशन में है, तो उस टाइम उसकी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड है। ठीक है, तो उसे उस टाइम जो उसका मोमेंटम होगा वो उसका लीनियर मोमेंटम होगा, यानी वो क्वांटिटी जो उस टाइम उसके मोशन को मेज़र करेगी, जब वो बॉडी जो है, जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है लीनियर मोशन में होगा, तो वो जो क्वांटिटी है उसको लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। यानी जो लीनियर मोमेंटम है वो उसकी अमाउंट ऑफ मोशन को मेज़र करेगा। लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m/v, यानी इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है लीनियर मोमेंटम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कि वो क्वांटिटी, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। तो इसीलिए जो लीनियर मोमेंटम होता है वो एक क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे आता है मेन पार्ट में। देखिए, जो मोमेंटम होता है यानी जो लीनियर मोमेंटम है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? एक तो जो बॉडी मूव कर रही है उसके मास के, साथ ही साथ उस बॉडी की वेलोसिटी उस टाइम क्या है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक टेनिस की बॉल है, अगर एक टेनिस की बॉल किसी प्लेयर को लग जाती है तो उससे चोट लगेगी। ठीक है, अगर हम क्रिकेट की बॉल की बात करें जो लेदर की बनी होती है, ठीक है, तो अगर लेदर की बॉल अगर किसी क्रिकेटर को लग जाती है तो वहाँ पे भी चोट लगेगी। लेकिन टेनिस की जो टेनिस की बॉल थी उससे जो हर्ट हुआ है, जिससे जो चोट आई है वो कम लगी है। ठीक है, क्योंकि जो टेनिस की बॉल है उसका मास कम होता है और जो लेदर की बॉल होती है उसका मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो मास कम की वजह से मोमेंटम कम हो गया तो टेनिस की बॉल से, तो मोमेंटम जो होता है, तो मोमेंटम कम होने की वजह से उसका मोशन कम हुआ, यानी कम स्पीड से वो आई जो टेनिस की बॉल थी, इसलिए वो कम लगी। लेकिन जो लेदर की बॉल थी वो जो है उसका मास बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से उसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्या हुआ, जो प्लेयर था, जो क्रिकेट प्लेयर था, उसको ज़्यादा चोट लगेगी। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है कि दो अगर ऑब्जेक्ट हैं, उनका मास अगर सेम है मान लो, लेकिन एक जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कम है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? मास तो दोनों का सेम है, तो मास को तो छोड़ दो, अब तो वेलोसिटी पे, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होगा। बेसिकली क्वेश्चंस कैसे हैं? अगर रीजनिंग क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाएगा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास ये है, दूसरे का मास ये है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। या फिर वेलोसिटी से भी आप बता सकते हैं, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका ही मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जो यहाँ पर बात है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, सेकेंड टाइप जो मोमेंटम की है वो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये भी एक तरह से मोशन को ही मेजर करता है, क्वांटिटी ऑफ, जो क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी होती है जो मेजर करती है अमाउंट ऑफ मोशन को। लेकिन उस टाइम जो बॉडी होती है वो लीनियर मोशन में नहीं होती, वो एक एंगुलर मोशन में होती है, यानी सर्कुलर मोशन में होती है। तो उस टाइम हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। इसे हम हायर जो क्लासेस हैं वहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस है 9th क्लास का उसमें सिर्फ लीनियर मोमेंटम के बारे में है। इज इट क्लियर?
अब आगे हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वो क्या होता है तो ध्यान से देखिए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि मोमेंटम में चेंज होना, ठीक है, with respect to time, the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied external force। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया ऑब्जेक्ट के अंदर वो उस एक्सटर्नल फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मैं आपको क्लियर करती हूँ कैसे। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड लगातार चेंज होती जा रही है, यानी उसका मोमेंटम में चेंज हो रहा है। तो आपको जितना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है तो उसको रोकने के लिए, आपकी तरफ आ रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी जो बॉल है, जैसे कि आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं, अगर जो बॉलर है, एक बॉलर है एक बैट्समैन है, तो बॉलर बॉल फेंकता है, तो अगर वो हाई स्पीड से बॉल फेंक रहा है तो जो बैट्समैन है वो अपने बैट से ज़्यादा फोर्स लगा के हिट करेगा। लेकिन अगर जो बॉलर है वो अपनी बॉल को कम स्पीड से फेंकता है तो जो बैट्समैन होगा वो अपने बैट से कम फोर्स अप्लाई करेगा उस बॉल को हिट करने के लिए। तो यही कंसेप्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी फोर्स कम तो मोमेंटम में जो चेंज है वो भी कम होगा, अगर फोर्स ज़्यादा है तो मोमेंटम भी, जो मोमेंटम में चेंज आया वो भी ज़्यादा होगा। कि अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की स्टार्टिंग में कुछ और थी लेकिन एकदम से वो जैसे जैसे मूव करती गई तो और ज़्यादा वेलोसिटी होती गई, तो मोमेंटम में चेंज ज़्यादा आ रहा है, तो जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ही उसका फोर्स ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? तो यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी dp बाई dt। डी बाई डी टी एक ऑपरेटर है यहाँ पर जो यूज़ करते हैं, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कि रेट ऑफ चेंज को शो करता है किसी भी क्वांटिटी। तो p के साथ मैंने डी बाई डी टी, p के साथ मैंने डी बाई डी टी लगाया है। डी बाई डी टी एक रेट ऑफ चेंज ऑफ को शो करने के लिए एक ऑपरेटर होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। तो dp बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल F इज द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, उसको मैंने K कह दिया। इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा है तो दूसरी के अंदर भी उतना ही चेंज होगा, यानी अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो ये भी इंक्रीज है क्योंकि ये डायरेक्टली का है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। नेक्स्ट, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसने क्या बताया था, इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास स्मॉल m है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, यानी स्टार्टिंग जब उसने की थी मूव करना, उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना जब स्टार्ट किया था उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। अब एकदम से वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, मतलब कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ और उसकी वेलोसिटी v हो गई इन टाइम t। कैसे हुई उसकी वेलोसिटी चेंज? बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F, यानी एक फोर्स अप्लाई किया कैपिटल F जिसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रखनी है। तो आपने इस कैपिटल F को फोर्स को अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पहले वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया। तो जब वो स्टार्टिंग में फोर्स अप्लाई करने से पहले मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, वो बॉडी मूव कर रही थी, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पी आई से इसको डिनोट करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। उस टाइम वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली इसकी यू थी, तो मास m इंटू यू इसका इनिशियल मोमेंटम। जब हमने F फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वो u से v होगी, तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ बॉडी का, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का, पी एफ से इसको डिनोट कर रहे हैं फाइनल मोमेंटम को, पी एफ से किसके इक्वल होगा, मास इंटू वेलोसिटी यानी m इंटू वी। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, कितना चेंज आया, फाइनल है एम वी माइनस इनिशियल है एम यू, तो एम वी माइनस एम यू, दोनों में से m सेम है, कॉमन निकाल दीजिए, तो m इंटू वी माइनस यू हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट लग गया ना, तो रेट का मतलब टाइम के साथ साथ कितना चेंज हुआ, तो इस चेंज ऑफ मोमेंटम को t से डिवाइड कर देंगे, यानी टाइम से डिवाइड कर देंगे, कर दिया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या किया था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, ये dp बाई dt यही होता है m v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। ठीक है,
तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। कर दिया। अब देखिए v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी ए के बराबर होता है, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। वो कैसे आया? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने मोशन के चैप्टर में की थी, ये मैंने अपनी वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन, आप देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट जो है मोशन के ऊपर मैंने चैप्टर नंबर 8 जो मोशन है उसमें बना रखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन पे वीडियो बनाई हुई है। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आती है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी की जगह मैंने a लिख दिया। वही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए k लगा दिया। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या है? k इंटू एम इंटू ए। k कॉन्स्टेंट है, m मास है बॉडी का और a एक्सेलरेशन है। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था कि ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट में k की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये हमेशा 1 होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें 1 रखना है। तो f की वैल्यू क्या होगी? m इंटू ए। तो यहाँ से जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ से हमें फोर्स का एक फॉर्मूला पता। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, उसने हमें फोर्स को डिफाइन किया था, फोर्स के बारे में बताया था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ये देखा कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसने हमें ये बताया कि फोर्स को आप कैसे मेजर कर सकते हो, किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, तो उनको ऑनर देने के लिए उनके नेम से ही इसकी यूनिट रख दी गई फोर्स की, तो न्यूटन, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको आज मेरी वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।